बारी आती है क्विक रिवीजन की, और एक एक चैप्टर से क्विक रिवीजन आपको करना है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एनसीईआरटी तो फॉलो करना ही करना है, एनसीईआरटी तो आपको भूलना ही नहीं है, राइट। तो एनसीईआरटी से अब कुछ बच्चे कहते हैं कि ये रिवीजन के लिए हमें नोट्स हैं या हम इस तरह से करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मैं यहाँ पर तुमको मार्क करके दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें तुम्हें जरूर कर लेनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो हम यदि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की बात करें, जो कि पहला चैप्टर है, तो ये एक्टिविटी जो है आपकी मैग्नीशियम की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे कि इसको क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है, क्लीन क्यों करते हैं इसको जलाने से पहले, या फिर इससे पूछा जाएगा ये वाइट पाउडर क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा, वाइट पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, पता है आपको। फिर इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, ये पूछा जाता है कि क्लीन क्यों करते हैं, वाई टू क्लीन इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। फिर यहाँ पर देखो, ये जो आपका डेजलिंग फ्लेम है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करना है कि कलर क्या होता है। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है किस में चेंज हो जाता है, वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है, क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और ये एक बेसिक ऑक्साइड होता है। फिर ये दोनों एक्टिविटी अभी आपको इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट वाली और पोटेशियम आयोडाइड की। ये आप इवन कई बार एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए पूछते हैं, तो उसमें भी आप इसको लिख सकते हो। फिर ये आपका जिंक ग्रेन्यूल का और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शंस आप लिखोगे। यदि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वो कौन से चेंजेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हम देख सकते हैं, तो आपको ये चारों चेंजेस याद रहने चाहिए कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, ये आप कर सकते हो। फिर केमिकल इक्वेशन में मेनली आपको करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों बैलेंस करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, या फिर स्केलेटल इक्वेशन क्यों क्या होती है। तो इस तरह से जो है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये दोनों आपको लर्न करना है, डेफिनेशन, फिर कैसे बैलेंस करना है, और उसके अलावा आपको जो एक मेन चीज़ है कि क्यों हम बैलेंस करते हैं, वो भी लर्न करना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। अदर देन दैट हमें ये सिंबल्स वाला भी याद कर लेना है कि जो हमें गैस के लिए क्या लिखना है, और लिक्विड और एक्वस और सॉलिड के लिए। और साथ ही हम ये रिएक्शंस जितनी भी दी हैं, चाहे ये रिएक्शन दी आपको, ये भी लर्न करनी है आपकी आयरन की स्टीम के साथ में, या फिर ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की है, यहाँ पर दिखा रखी है रिएक्शन। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कम आती है, लेकिन ये आपको पूछा जाता है कई बार कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये भी पूछा जाता है इस रिएक्शन से रिलेटेड कई बार। और फोटोसिंथेसिस तो आपका बायोलॉजी में है ही है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाता है कई बार। तो यहाँ पर देखो सनलाइट यूज़ हो रहा है, तो ये एक रिएक्शन एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन इसके अगेंस्ट यदि आप देखोगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फिर ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर कर लेना, कोई क्वेश्चन मत भूलना जब रिवीजन कर रहे हो। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन, मीन्स सारे टाइप्स पर रिएक्शंस के। तो ये यहाँ पर टच क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। डेफिनेशंस लर्न कर लेना, रिएक्शंस लर्न कर लेना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। फिर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं और सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हीट भी यहाँ पर इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में, और जब रिएक्शंस में बेसिकली हीट इवॉल्व होती है, हम उसको एक्सोथर्मिक भी कहते हैं रिएक्शंस को। लेकिन हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो आप कॉम्बिनेशन में लिख पाओ, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपको मेनली ध्यान रखना होगा कि सब्सटेंस सिंगल फॉर्म होना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका देखो, इस येलो बॉक्स से क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि शाइन किस लिए होती है यहाँ पर। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, ठीक है, वाटर में डालने के बाद में, और जो हमने उसको वाइट वॉश किया उससे, तो वो स्लोली रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में प्रेजेंट, और तब वो एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आपको लर्न करना होगा कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये अलग कुछ रिएक्शंस हैं, लाइक बर्निंग ऑफ कोल हो गई, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सारी रिएक्शंस आपको बैलेंस फॉर्म में लर्न करनी है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। फिर ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन आ गई आपकी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। देखो ये डिकम्पोजिशन की रिएक्शन है वेजिटेबल मैटर में, ये भी कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहीं से पूछे जाने हैं, तो मैं ये सब आपको हाईलाइट कर दे रही हूँ, क्या क्या आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कस के इसको ध्यान से पढ़ लेना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसने ये हाथ यहाँ पर क्यों रखा है, भाई इसके फ्यूम्स इसकी नोज़ में ना है इसलिए यहाँ पर रखा होता है। फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है जब ये रिएक्शन हो रही है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाता है बॉइलिंग ट्यूब में, तो जो आपकी
यहाँ पर मेन ऑब्जर्वेशन है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो रिएक्शन में फॉर्म हुआ है कि फेरिक ऑक्साइड बना सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है कि हमें जो दिख रहा है उसका कलर चेंज हुआ है। फेरस सल्फेट वाइट ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हुआ है ना तो वो रेडिश ब्राउन बनेगा, ठीक है। सेकेंडली पंजेंट स्मेल आ रही है, जो सल्फर की आ रही है पंजेंट स्मेल, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पर बना है। तो ये ऑब्जर्वेशन में आपका आ जाएगा। बाकी आप डिकम्पोजिशन है और हीट हम दे रहे हैं, यानी एंडोथर्मिक भी है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट हो गया और यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी है। फिर यहाँ पर देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी बहुत आसान है कि एक सिंगल सब्सटेंस है जो कि 2 या मोर सब्सटेंसेस में बनता है। फिर यहाँ पर देखो कुछ और चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि फेरस सल्फेट भी क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसका फार्मूला भी आप लिख सकते हो कि FeSO4.7H2O। यदि पूछा जाता है कि किस तरह के क्रिस्टल्स हैं, किस में चेंज होता है, तो ये भी क्या होता है, चूँकि क्रिस्टल है तो जब हम हीट करेंगे ना तो पहले वाटर लूज़ होगा तो कलर चेंज होगा, यानी कि ग्रीन कलर से हटकर वो अभी वाइट में चेंज होने लगेगा। लेकिन जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा तब उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये रिएक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको बहुत लिखते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, तो कोई बुराई भी नहीं है, आप इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके यूजेस, अब देखो बच्चे यदि पूरा नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे कि कहाँ किसके यूज़, हाँ याद आ जाए, कुछ ध्यान आ जाए अलग बात है, नहीं तो पढ़ना जरूर एक बार। 1 इज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट, उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं, इसका कॉमन नेम भी सबके याद रखना है तुमको। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये रिएक्शन जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो फ्यूम निकल रहे हैं यहाँ पर, यह है जब आपने लेड नाइट्रेट को यहाँ पर हीट किया है। अब यहाँ पर जब हीट किया तो ये पूछा जाता है ब्राउन फ्यूम्स किस चीज़ के हैं, भाई ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपका लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर निकलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में आपका ब्राउन फ्यूम्स ही है यहाँ पर मेनली, क्लियर। और जो लेड नाइट्रेट है वो रिएक्शन आपको लिखनी है, लेड ऑक्साइड में चेंज होगा प्लस NO2 और ऑक्सीजन बनेगा। नेक्स्ट ये रिएक्शन आपकी जो कि इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन में है। यहाँ ध्यान रखना, पहले हमने जो पढ़ी है वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये बीकर में हमने जो एक जार लिया है, बीकर तो नहीं है बेसिकली, और 2 इलेक्ट्रोड लगा करके हमने यहाँ पर वाटर को डिकम्पोज किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है बैटरी के थ्रू, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, चूँकि ऑक्सीजन क्या होती है, O जो होता है आपको वो नेगेटिव चार्ज आयन होता है, और जो आपका H होता है वो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज आयन पर, क्योंकि एनोड क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पे ये जाएंगे आपके, नेगेटिव पे जाएगा हाइड्रोजन आयन और एनोड पर जाएंगे ऑक्सीजन आयन, और फिर ये यहाँ पर ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पर ये दोनों का वॉल्यूम में अंतर क्यों दिख रहा है। तो भाई हमें पता है कि जो वाटर है वो बनता है H2O से, यानी वाटर में 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। तो वही अंतर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन में यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम में कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन कम वॉल्यूम में कलेक्ट हो रहा है। ये हो गया आपका। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि क्या होता है जब हमने सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर सनलाइट में रखा है तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है, और ये रिएक्शंस आपकी फोटोग्राफी में भी काम आती हैं। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो किस कलर का होता है, आपका ग्रे कलर का होता है, और वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, और टर्न हो जाता है ग्रे कलर में सिल्वर में सनलाइट में। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें कि किस कलर में चेंज हुआ है, कैसे है। तो बहुत ही सेकेंड्स में आप रिविज़न कर सकते हो यदि आपने पहले अच्छे से कर रखा है। सिल्वर ब्रोमाइड की भी रिएक्शन इसी तरह से है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे यहाँ पर रिएक्शन में फार्मूला गड़बड़ कर देते हैं, फार्मूला अच्छे से लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और जब फार्मूला यदि कभी भूलते हैं आप तो उसका किसी दूसरे कंपाउंड के रिलेट करके फार्मूला देख लो। जैसे यहाँ पर आपने Ag और Br2 है, यहाँ पर यदि आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि यहाँ पर AgBr होगा, फार्मूला है क्या होगा, तो आपको ध्यान है AgCl होता है तो AgBr भी हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का सिंगल होता है, Br का भी -1 होता है जो वैलेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 3 तरह की हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं,
और इनमें चूंकि हर तरह की रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इनको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक और रिएक्शन आ जाती है कि जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में और एक टेस्ट ट्यूब में हमने अमोनियम क्लोराइड को लिया, रिएक्शन कैसी है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि व्हाट डू यू फील, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या फील करते हो, थोड़ा सा जो यदि पाम पर डालोगे, इसको बॉटम को टच करोगे तो आप इसको कूल फील करोगे। ठीक है, रिएक्शन लिखनी होगी तो यहाँ पर रिएक्शन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, राइट, और यहाँ पर ले लिया आपने अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, राइट। तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी BaCl2 और प्लस NH4OH। अब देखो इसको बैलेंस भी करना बहुत आसान है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया तो 2NH4OH, अब OH भी बैलेंस हो गया, NH4 भी बैलेंस हो गया और Cl भी यहाँ पर 2 है, Cl भी बैलेंस हो गया। फिर ये सारे क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं कि वो सब्सटेंस X क्या है जो वाइट वॉश में यूज़ होता है, इसका फार्मूला लिखना है, ये सब आपको इम्पॉर्टेंटली कर लेने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान से करना है, कुछ छूटना नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने जो अभी बताया था कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछते हैं ना अमाउंट में क्या अंतर है, तो वो भी आपको बताना है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, उसमें नेल डिप किए हैं। नेल हमेशा प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए या फिर न्यू नेल होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे कि इनके कलर चेंज हो जाता है, जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और नेल पे ब्राउन कलर डिपॉजिट हो जाता है। तो भाई ये क्यों होता है, क्योंकि जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन मोर रिएक्टिव है। और कलर केस में हो गया ये फेडेड ग्रीन में हो जाता है कलर, ये भी आपको याद रखना है। तो कलर्स आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये कौन सा कलर हो जाता है आपका, फेडेड ग्रीन। कुछ देर जब हम रखते हैं तो हम देखते हैं इसका। और कॉपर सल्फेट हमेशा ब्लू होता है। फिर है आपका वाइट डज द आयरन नील बिकम्स ब्राउनिश इन कलर, क्योंकि इस पर कॉपर का डिपोजिशन हो गया है, राइट। ये रिएक्शन आपको लर्न कर लेनी है। दूसरी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट की 2 और है, इनको भी आपको लर्न कर लेना है। जिंक सल्फेट का कलर यदि पूछा जाता है तो वो आपका कलरलेस होता है, ठीक है। अब आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई है, दोनों को एक्वस सॉल्यूशन बना करके फिर मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करने के बाद में इसको कुछ समय तक सेटल डाउन करने देंगे, तो एक वाइट कलर का आपको सब्सटेंस दिखेगा जो कि कुछ देर बाद में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनता है आपका, प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेरियम सल्फेट का, इसीलिए इनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, क्योंकि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। और कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखोगे आप, कि जो आयन है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर जैसे ये प्लस का आयन है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये वाला प्लस इस माइनस से कर लेगा रिएक्शन, ये इससे, और इस तरह से बेरियम सल्फेट बन गया यहाँ पर, इन दोनों ने मिला करके बना लिया, और ये NaCl बन गया। तो रिएक्शंस के डेफिनेशंस भी याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन में आपने देखा कि सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होगा 2 या मोर सब्सटेंसेस में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पर है कि व्हाट कॉजेज दिस, जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो BaSO4 का होता है, ठीक है। किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। और अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गया आपका एक और रिएक्शन की लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ही हमने पहले भी एक्टिविटी में देखी रिएक्शन, वही है। इसमें जो कलर प्रोड्यूस होगा वो फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट का येलो होगा, क्योंकि जो लेड नाइट्रेट है आपका वो क्या है आपका PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। और ये रिएक्शन कर रहा है Ki के साथ में, तो आपका बन जाएगा PbI2 और +2 KNO3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो PbI2 है ना, यही इंसॉल्युबल सब्सटेंस है और ये येलो कलर का है प्रेसिपिटेट, राइट। इसकी वैलेंस इक्वेशन आपने लिख दी यहाँ पर, यहाँ 2 लिखा है ये, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो यस। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन में ये हमारा कॉपर है। कॉपर जब हमने हीट किया है यहाँ पर पाउडर, तो यहाँ पर ब्लैक कलर की एक लेयर दिखती है, तो वो कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है, जो कि रिएक्शन आपकी यहाँ पर दिख रही है। ये आपको कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये पूछा जाता है कि किस कलर का सब्सटेंस बना है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को जब हम पास करते हैं इस मटेरियल के ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड है, तो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस
जो है फिर से चेंज हो जाएगा ब्राउन में। क्यों? क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाती है यहाँ पर। और ये आपकी कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। देखो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया वाटर में, और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। जहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव होगी वहाँ पर क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। जहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन होगी वो होगा आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइनिंग ऑक्सीजन, और रिएक्शन मीन्स रिमूविंग ऑक्सीजन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखो H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, और रिड्यूस कौन सा हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन ले रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर एजेंट ऑक्सीडाइजिंग कौन है? ये रिड्यूस कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो रिड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है जनरली, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन उसके पास है, तभी तो रिड्यूस हो रहा है ना। और जो रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरे एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन के क्या आपके, लाइक ये हो गया ZnO+C। यहाँ पर ZnO जो है वो Zn में रिड्यूस हो रहा है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और ये आपका यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कार्बन जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। इधर ये MnO2 जो है ये आपका रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, और HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एक और डेफिनेशन ये भी होती है कि हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Cl2 में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और MnO2 जो है वो MnCl2 में रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर ये लिखा भी आपका कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब लर्न करना है आपको, राइट। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। अब मैंने ये वीडियो बहुत थोड़ा तेज़ी में बनाया है, जल्दी जल्दी बनाया है। क्यों? क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, एक क्विक रिवीजन आपको देना चाहती थी। बताना बच्चों कैसा लगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो देख करके यदि आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और बनाऊंगी इस तरह के वीडियो। ठीक है, NCERT बुक से। अब यहाँ पर दो चीज़ें बची हैं आपकी, कोरोजन और रैंसिडिटी। तो कोरोजन के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और डेफिनेशन दी हुई है, वो सब आपको यहाँ पर लर्न करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन है या जो मेटल्स हैं जो ऊपर से उनकी जो शाइन ख़त्म हो जाती है, उन पर कुछ कोटिंग चढ़ जाती है, जैसे ब्लैक कोटिंग होगी आपकी सिल्वर पर, ग्रीन होगी आपकी कॉपर पर। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल अटैक होगा किसी दूसरे सब्सटेंस से, जैसे कि मॉइस्चर से, एसिड से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन, और मेटल को बोलेंगे कोरोड हो गया है। ठीक है, आयरन पे रस्टिंग होती है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, उसकी लेयर जम जाती है। कोरोजन बहुत सारे डैमेज कॉज कर देता है, लाइक बहुत सारे महंगे महंगे चीज़ें होती हैं जो लोहे की बनी होती हैं, लाइक कार बॉडीज़ हैं, ब्रिजेस हैं, आयरन नेल है, शिप, इनको अक्सर बदलना पड़ता है क्योंकि ये रस्टिंग की वजह से कहीं पर ख़राब होने लगते हैं। तो कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम भी है, और बहुत सारा पैसा जो है देश का इसमें लगता है। अब रैंसिडिटी क्या हो गया आपका? रैंसिडिटी एक प्रोसेस है जिसमें फैट या ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यानी कि आप यदि कोई नमकीन या चिप्स वगैरह वो खुला छोड़ दो, या फिर आप एक ऐसे कंटेनर में रख दें जिसमें एयर जाए, कुछ दिन बाद आपको, मतलब 2-4 दिन बाद ही आप खाओगे तो आपको बिल्कुल उसका स्वाद ही नहीं आएगा, टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। तो यही रैंसिडिटी है। तो होता क्या है कि जो सब्सटेंस ऑयली होता है ना, वो एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से, और जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। उनको फिर फूड में ऐड किया जाता है, जो कि फैट या ऑयल से बनते हैं फूड। और या एक दूसरी चीज़ है कि हम इनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिससे कि इनका ऑक्सीडेशन स्लो होगा। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम इनको नाइट्रोजन क्यों फिल करते हैं, जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें, क्योंकि नाइट्रोजन जब अंदर है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और उस तरह से हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया। फिर ये सारे क्वेश्चंस भी आपको कर ही लेने हैं, क्वेश्चन कहीं छोड़ने नहीं है। बाकी एक्सरसाइज के, हाँ बच्चों, ये जरूर पढ़ना होता है आपको, व्हाट यू हैव लर्नड। आप जब सारे पढ़ोगे तो आप देखोगे यहाँ पर डेफिनेशंस बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत शॉर्ट में होती हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। और फिर प्लस ये सारे क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्या क्या किस तरह से आपको पढ़ना है।
तो चैप्टर में कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, एक एक लाइन पढ़ना होता है। और मैंने अब हाईलाइट कर दिया, तो आप कम से कम उतनी चीज़ें तो आप पढ़ोगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।